हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। देखिए 2-3 दिन से हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी काम में हम बिजी हो गए थे। लेकिन आज ज़रूर जो है, जो 2-3 दिन का करंट अफेयर्स छूट गया, यानी 13, 14, 15 का, वो एक साथ आज अपलोड कर दिया जाएगा किसी भी स्थिति में। आज से हम एक मतलब नया स्टेप ले रहे हैं कि हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम की खबरें होती नहीं हैं, विज्ञापन से भरे होते हैं। तो जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर है उसमें जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर आपका है द हिंदू, इसका हम जो है यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से जो है इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो इसका डिस्कशन बहुत लोग करते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस या हिंदी माध्यम वालों के लिए शायद ही कोई करता है। तो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो खबरें इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनका डिस्कशन हम शार्ट में करेंगे। तो अब आज का जो है न्यूज़पेपर हमारे सामने है 15 नवंबर का। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी और जेडीयू को मिला करके जो एनडीए गठबंधन है उसको जो है प्रचंड बहुमत मिला है। ठीक है, तो बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में कितनी सीटें हैं, किसको कितनी सीटें मिली हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिहार में अगर देखा जाए तो टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं। कितनी? 202 सीटें एनडीए गठबंधन को। ठीक है, और जो महागठबंधन है एमजेबी जिसको हम बोल रहे हैं महागठबंधन, उसको टोटल 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा, 35। ठीक है, तो आरजेडी जिसमें लीड रोल में थी और महागठबंधन उसको नाम दिया जा रहा था, तो उसको 35 सीटें मिली हैं और एनडीए गठबंधन को टोटल 202 सीटें मिली हैं। अगर इसमें बीजेपी की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, इसको 89 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 89। और इसकी जो सहयोगी दल नीतीश वाली है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, उसको 85 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान वाली है उसको कितनी मिली हैं? 19 मिली हैं। तो इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो महागठबंधन है उसको 35 सीटें मिली हैं। ठीक, और टोटल 243 सीटों पर चुनाव हुए थे, यानी बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इसके फ्रंट पेज पे ही दी हुई है कि डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट। देखिए, डेटा प्राइवेसी बिल जो है ये 2030 में हमारी संसद ने 2030 कह रहे हैं, 2023 में हमारी संसद ने पास किया था। तो अब अभी कल इसको जो है सरकार ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है, यानी 2025 में मंजूरी दे दी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है? मतलब इसको हम शार्ट में जो है डीबी बोल रहे हैं, डीबी बोल रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि डेटा प्राइवेसी, हाँ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोल रहे हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, तो ये जो डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2023 में आया था। ठीक है, यानी 2023 में ये एक्ट आया था, राष्ट्रपति की मंजूरी 2023 में मिल गई थी। और इसको जो है 2025 जनवरी में सरकार ने क्या किया था, जनता के सामने रखा था, यानी पब्लिक किया था और पब्लिक की राय मांगी थी, और अब इसको इफेक्ट में ले आए हैं। तो ये डेटा पर्सनल मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये क्या है, जैसे आजकल जो है हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई गूगल यूज कर रहा है, हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, मतलब जितने भी डिजिटल प्लेटफार्म हैं यूज कर रहा है। और जो नहीं भी यूज कर रहा है, आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, आधार के माध्यम से आपका डेटा सरकार के पास जा रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता था कि डिजिटल अधिकारों पर भी कोई नियम बने।
तो डिजिटल अधिकार क्या होते हैं? डिजिटल अधिकार वो होते हैं जो हमको डिजिटली प्राप्त होते हैं, डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैं। तो जब सबका मतलब डिजिटल अधिकारों की बात हो रही थी तो डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने की भी बात करना जरूरी हो जाता है। तो सरकार इसी के लिए बिल लेके आई थी। ठीक है, तो इसका टाइमलाइन क्या है, कैसे क्या है, इसके लिए बाकायदे हमने नोट्स बनाया है। तो वो नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ और डिटेल में इसका एनालिसिस हम लोग मिलकर करते हैं। तो देखिए ये नोट्स है। तो जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को सरकार ने मंजूरी दी है, ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये एक्चुअल में क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लें सही। हाँ, तो देखिए ये भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। इसके पहले डेटा संरक्षण के लिए कोई ठोस नियम भारत में नहीं बने थे। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपकी मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है तो ये आपके जीएस 3rd से संबंधित टॉपिक है और जीएस 2nd भी इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? सॉरी, जीएस 2nd भी इसमें शामिल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रशासनिक मामला भी है, संवैधानिक मामला भी है। ठीक, और डेटा या डिजिटलाइजेशन या डेटा संरक्षण प्रौद्योगिकी, इन सब की बात जीएस 3rd में हमारे सिलेबस में है, जीएस 3 में। तो ये हमारे जीएस 3 और जीएस 2 से जुड़ा हुआ टॉपिक है और प्रीलिम्स के लिए है ही। तो डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम जो है इसको सरकार ने मंजूरी कब दी है? कल दी है, यानी 14 नवंबर 2025 को सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, 14 नवंबर 2025 को। ये भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। उद्देश्य क्या है इसका? व्यक्तिगत निजता की रक्षा करते हुए वैध डेटा प्रसंस्करण की अनुमति देना। ठीक है, आपका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक नियम के तहत किया जा सकता है। ठीक, और व्यक्तिगत निजता की रक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत निजता क्या होती है? तो देखिए, एक आपने पढ़ा होगा पुट्टा स्वामी केस आया था, पुट्टा स्वामी केस 2017 में। ठीक है, 2017 में पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार आया था और निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता का अधिकार माना था, स्वतंत्रता का अधिकार माना था। और किस अनुच्छेद के तहत माना था? तो अनुच्छेद 21 के तहत माना था, जो जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो जीवन की स्वतंत्रता की बात जो आर्टिकल 21 हमारा करता है, उसी के तहत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इफेक्ट में आया था केएस पुट्टा स्वामी केस के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, उसके बाद आया। तो जो निजता का अधिकार है इसमें क्या क्या आता है? आपको सोने का अधिकार है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, जागने का अधिकार है, रोने का अधिकार है, मतलब जितनी चीज़ें प्राइवेट हैं, प्राइवेसी वाली हैं, उन सब का अधिकार जो है आपका आपके निजता के अधिकार में आता है। तो निजता का अधिकार जो है ये मतलब इसी के तहत आपका ये डेटा का अधिकार भी आता है, क्योंकि ये भी पर्सनल होता है। ठीक है, हमने अगर ईमेल आईडी बनाई है तो ईमेल पे हमने जो अपनी डिटेल डाली है, अपनी प्रोफाइल बनाई है, वो हमारा पर्सनल डेटा है। हमने फेसबुक पे आईडी बनाई है तो फेसबुक पे हमने जो व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा की हैं वो हमारा डेटा है। हमने ट्विटर पर अगर आईडी बनाई है तो ट्विटर पर हमने जो डिटेल दिया है वो मेरा डेटा है। ठीक है, तो ये डिजिटल अधिकार होते हैं और इन्हीं के संरक्षण की बात यहाँ पे की गई है। तो 2017 में, ये 2017 रहेगा यहाँ पे, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के निर्णय को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। ठीक, तो एक बार हम इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं कब क्या हुआ है। अगस्त 2017 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मूल अधिकार माना था। ठीक है, वही पुट्टा स्वामी केस जो बता रहे हैं, केएस पुट्टा स्वामी केस जो आया, केएस पुट्टा स्वामी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार का हिस्सा बताया। और किस अनुच्छेद के तहत बताया? अनुच्छेद 21 के तहत बताया। ठीक है, और अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यानी अनुच्छेद 21 भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर जुलाई 2018 में क्या हुआ कि बीएन श्री कृष्ण एक कमेटी बनाई सरकार ने, ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया
और इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को इन्होंने जुलाई 2018 में सरकार को सौंपा। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर 2022 में क्या हुआ, आईटी मंत्रालय द्वारा एक नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। ठीक है, इस ड्राफ्ट बिल को जब तैयार किया गया, कमेटी ने सुझाव दिया, तो जब कोई कमेटी सरकार को सुझाव देती है तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार उस कमेटी की सारी बातों को मान ले, 100% उससे एग्री हो जाए। उससे सरकार उसकी कुछ बातों को मान सकती है और उसकी कुछ बातों से डिसएग्री भी हो सकती है। ठीक है, और या तो मतलब 100% भी डिसएग्री सरकार हो सकती है, ये सरकार के ऊपर है। कमेटी का गठन सरकार केवल क्यों करती है, कमेटी का गठन करती है एक ड्राफ्ट जानने के लिए कि इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, सुझाव प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो एक सुझाव लेने के लिए सरकार ने BN श्री कृष्ण कमेटी का गठन किया था। फिर उसका अवलोकन किया गया। दिसंबर 2022 में आईटी मंत्रालय द्वारा एक नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया और अगस्त 2023 में क्या हुआ कि संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी। कब दे दी, अगस्त 2023। तो ये आपके प्री में आने वाला है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें ये आ सकता है, क्योंकि इस समय चर्चा में बना हुआ है। तो संसद ने यानी राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को कब मिली, अगस्त 2023 में मिल गई। तो अगस्त 2023 में मिल जाने से ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। कोई बिल जब संसद में पेश किया जाता है, ठीक है, तो दोनों सदनों में वो अलग अलग पहले उस पर चर्चा होती है और उसके बाद जब राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी मिल जाती है तब वो एक्ट बन जाता, अधिनियम बन जाता है, यानी कानूनी रूप धारण कर लेता है। फिर जनवरी 2025 में क्या हुआ, सार्वजनिक सुझाव के लिए अधिनियम को पेश किया गया सरकार, मतलब सरकार द्वारा पब्लिक के सामने। अधिनियम को क्या किया गया, पब्लिक किया गया और इस पे जो है सार्वजनिक राय मांगी गई जनवरी 2025 में। तो इसका महत्व क्या है या इसकी प्रयोज्यता क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। भारत के भीतर संसाधित डेटा पर लागू, यानी ये भारत के भीतर कोई भी डेटा अगर प्रोसेस किया जाएगा तो उस पर ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, डिजिटल तथा बाद में डिजिटाइज दोनों पर। ठीक है, डिजिटल का मतलब जैसे हमारे जो डिजिटल डेटा हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, मतलब जो भी डिजिटल प्लेटफार्म है उन पे जो हमारा डेटा बना हुआ है उस पर भी ये लागू होता है और डिजिटाइज डेटा पर भी। जैसे मान लीजिए हमारी जानकारी किसी संस्था के पास थी, हमारी जानकारी किसी इंस्टीट्यूशन के पास थी, जैसे मान लीजिए कि खाद्य एवं रसद विभाग जो है, खाद्य एवं रसद विभाग, उसके पास हमारी पर्सनल जानकारी है। ठीक है, हमारा राशन कार्ड उसके पास है। बाद में वो क्या करे, उसको डिजिटलाइज कर दे। ठीक है, उसको डिजिटल रूप दे दे, मतलब कंप्यूटर पर फीड कर दे, नेट पर अपलोड कर दे, तो वो डिजिटाइज डेटा होता है। तो ये डिजिटल और डिजिटाइज दोनों पर लागू होगा। पहली चीज़, भारत में वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के बाहर डेटा संसाधित किए जाने पर भी लागू होगा। अगर वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के बाहर हमारा डेटा भेजा जा रहा है तो उस पर भी ये लागू होता है कानून। किसी दायित्व के तहत सार्वजनिक किए गए डेटा पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे सरकार जो है, सरकार किसी दायित्व के तहत डेटा को सार्वजनिक कर रही है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, किसी सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए, सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए मान लीजिए, या कोई सेंसिटिव इशू आ गया, जैसे मान लीजिए अभी आतंकी घटना हुई है, तो इस तरीके की जब घटनाएं हो जाएंगी या इस तरीके का कोई मैटर आएगा तो उसमें जो है ये डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम जो है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये लागू नहीं होगा। अब मतलब डेटा लेने के लिए, हमारा डेटा लेने के लिए सहमति किन किन मामलों में आवश्यक होगी, डेटा प्रिंसिपल की सहमति वैध उद्देश्य हेतु। ठीक है, किसी वैध उद्देश्य हेतु, कानूनी उद्देश्य हेतु अगर डेटा का प्रोसेसिंग हमारे डेटा की जा रही है तो हमारी अनुमति लेना जरूरी होगा। डेटा प्रिंसिपल कौन होगा, जिसका पर्सनल डाटा प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, तो वैध स्थिति में उसकी अनुमति लेना जरूरी होगा। किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार भी होगा। अगर हम अपना डेटा प्रोसेस करने की अनुमति दे रहे हैं तो किसी भी समय हम अपनी डेटा प्रोसेस नहीं करने या अपनी सहमति को वापस लेने के अधिकारी भी होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अगर बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों की बात की जाए तो बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है।
अब बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की जब बात आई तो बच्चों में कौन आएगा, तो 18 वर्ष से नीचे के सभी लोगों को बच्चे माना गया है। यानी कि अब जो 18 साल के नीचे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनके डेटा को लेने के लिए अब माता पिता की सहमति ज़रूरी होगी। पहले क्या होता था, जैसे फेसबुक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डेटा चोरी का मामला बहुत दिन से चल रहा है। तो फेसबुक हमारा डेटा उठा के जो है विदेशी कंपनियों को भेज देता था, विदेशी संस्थाओं को भेज देता था। ठीक, जैसे एक आपने सुना होगा पेगासस वायरस का मामला, पेगासस। तो पेगासस वायरस क्या होता है, पेगासस वायरस आपकी बगैर जानकारी के आपके मोबाइल में आ जाता है और आपकी सारी जानकारी लेकर के किसी थर्ड पार्टी को वो दे देता है। और ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया किसने है, इजराइल में। ठीक है, तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर अगर आपके फ़ोन में आ गया तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपकी जानकारी चुरा के किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। ये मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये जानिए कि बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों हेतु माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बालक माना गया है। इसमें सरकारी सेवाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों में सहमति आवश्यक नहीं होगी। ऊपर वही जो बताया गया कि अगर कोई सरकारी सेवा देने के लिए हमारा डेटा लिया जा रहा है, चिकित्सा या आपात स्थिति कोई है, तो उसमें सहमति आवश्यक नहीं होगी। तो ये इसके प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेपर में आ जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, डेटा प्रोटेक्शन बिल के विषय में सत्य कथन कौन सा है या सत्य कौन सा नहीं है, तो आप इनसे जान सकते हैं। इसका PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम वाले। ठीक है, या डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य की अगर बात की जाए तो जानकारी प्राप्त करना डेटा प्रिंसिपल का अधिकार है, सुधार या हटाने का अनुरोध करना भी डेटा प्रिंसिपल का अधिकार है, शिकायत निवारण मांगना भी अधिकार है, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में प्रतिनिधि नामित करने का भी अधिकार है। यानी अपना नामिनी भी डेटा प्रिंसिपल जो है नियुक्त कर सकता है। ठीक, झूठी जानकारी देने पर 10,000 का अर्थदंड भी इसमें लगाया गया है डेटा एक्ट में। ठीक है, कि अगर आप कोई झूठी जानकारी देते हैं या झूठे आधार पे जो है आप अपने डेटा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या डिटेल देने से मना करते हैं, तो आप पे 10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि हम झूठी जानकारी ना दें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब डेटा फिड्यूसरीज एक शब्द आ रहा है बार बार। ये क्या है, वह संस्थाएं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित, संग्रहित या संसाधित करते हैं। ठीक है, जो संस्थाएं हमारे डेटा को एकत्रित करेंगी, संग्रहित करेंगी या संसाधित करेंगी, उनको डेटा फिड्यूसरीज कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए फेसबुक है तो ये हमारी डेटा को क्या कर रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है, संग्रहित भी कर रहा है और संसाधित भी कर रहा है। तो डेटा फिड्यूसरीज हमारे लिए फेसबुक हो गया। दायित्व तो क्या होगा इनका, कि डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना इनका दायित्व होगा, सुरक्षा उपाय लागू करना होगा इनको, और यदि कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित संस्थाओं को सूचित करना भी चाहिए। यानी डेटा सुरक्षा से संबंधित जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं या जो भी इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, डेटा फिड्यूसरीज का कर्तव्य है कि वो उनको अगर डेटा मामलों का कोई उल्लंघन हो रहा तो सूचना जरूर दें। अब डेटा एक्ट से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। डेटा एक्ट आया है तो इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, इन पे मतलब क्वेश्चन मार्क भी लगाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो इस पे लगाया जा रहा है कि RTI एक्ट को कमज़ोर कर सकता है। ये क्यों कमज़ोर कर सकता है, कि देखिए जो है डेटा यानी राइट टू मतलब डेटा संरक्षण एक्ट जो है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एक्ट तो जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एक्ट आया है, इसमें क्या प्रावधान है कि व्यक्तिगत डेटा जो है संबंधित व्यक्ति की जानकारी के बिना शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम किसी अधिकारी के विषय में RTI एक्ट के तहत किसी संस्था से किसी अधिकारी के विषय में जानकारी मांगेंगे, तो वो अधिकारी भी क्या होगा, उसी दायरे में आएगा, उसका भी अपना पर्सनल डेटा होगा, तो उसके विषय में वो इंस्टीट्यूट जानकारी देने से मना कर सकता है।
तो जब वो इंस्टीट्यूट जानकारी देने से मना करेगा तो राइट टू एक्ट का एक तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है, इस पर अभी जवाब मिलना बाकी है। तो यानी कि आरटीआई एक्ट इससे कमज़ोर हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो पहला मुद्दा तो यही है। दूसरा है कि राज्य को अत्यधिक इसमें छूट दी गई है, जिससे गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। जिसे डेटा प्रोटेक्ट करने का अधिकार हमको हमारा है, लेकिन राज्य के मामले में नहीं है, राज्य को इससे छूट दी गई है। तो राज्य वैध मामले में हमारा डेटा इस्तेमाल करेगा कि अवैध मामले में भी इस्तेमाल कर लेगा हमारी जानकारी के बिना, इस पर कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं दिया गया है। तो इससे हमारी राइट टू प्राइवेसी को भंग होने की आशंका है। राइट टू प्राइवेसी जो अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है, इसके भंग होने की आशंका इससे लगाई जा रही है। डेटा पोर्टेबिलिटी का अभाव, ठीक है, हम अपना डेटा पोर्टेबल नहीं कर सकते, अपना डेटा जो है हम ले जा नहीं सकते कहीं, ऐसा भी इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सीमा पार डेटा प्रवाह, सीमा पार जब हमारा डेटा होगा जाएगा, जैसे किसी सेंसिटिव मामले की जानकारी के लिए सीमा पार डेटा प्रवाह भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में है। तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में अगर ये कहा गया सीमा पार डेटा प्रवाह होगा तो उसके संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, वहाँ हमारी निजता का हनन ना हो, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं दिया गया है। हानि निवारण उपायों का अभाव है, यानी आइडेंटिटी थेफ्ट या वित्तीय धोखाधड़ी होने पर जो है क्या किया जाएगा, कैसे उसका समाधान निकाला जाएगा, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण अभी तक जो है नहीं आया है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो अगर कोई वित्तीय धोखाधड़ी साइबर क्राइम जैसा अपराध होता है तो उस पर जो है डिजिटल डेटा अधिकार लागू होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। अब इसको सशक्त बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं डिजिटल डेटा बिल को, तो प्रावधानों को, ये जो प्रावधान ऊपर बताए गए हैं अस्पष्ट हैं, इनको स्पष्ट किया जाए। द्विपक्षीय यानी सरकार और पब्लिक के बीच जो है कोऑपरेशन बढ़े, जो है उस आपसी समझौतों का समर्थन दिया जाए। लचीलापन अपनाएं, यानी हर एक मामले में सख्ती जरूरी नहीं है। और आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई से जुड़े जोखिमों की पहचान कर कर भी उनके लिए नियम बनाए जाएं या उनका निवारण किया जाए, यही इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है। ठीक है, तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली है क्या और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी चर्चा जो है यहाँ पे की गई है। तो आज हमारे पास समय कम है, तो आज हम पूरे पेपर का एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे, कल से जो है पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो जानकारियाँ हैं आगे वो आपको डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि कैसे क्या है इसमें। ओवरव्यू, इंडिया इज परसुइंग एफटीए विद मल्टीपल कंट्रीज, गोयल ने कहा है। ये कहाँ कहा है कि यहाँ वाणिज्य मतलब CII पार्टनरशिप समिट चल रही है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ की पार्टनरशिप समिट कहाँ चल रही है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चल रही है। तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं जो डेली करंट क्विज करवा रहा हूँ उसमें ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए इस पेपर से, ये तो स्टेट से रिलेटेड खबरें हैं तो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मणिपुर ट्राइबल बॉडी सीक्स रिमूवल ऑफ एनी क्विक ट्राइब्स कैटेगरी। ठीक है, तो एनी कुकी ट्राइब्स कैटेगरी, तो कुकी और मैतेई ये दोनों जनजातियां जो हैं मणिपुर में पाई जाती हैं, जो अक्सर मणिपुर चर्चा में बना रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी खबर यहाँ क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मणिपुर में अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। तो राष्ट्रपति शासन कब से लागू है मणिपुर में, और मणिपुर ऐसा राज्य है जहाँ सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा
देख लीजिएगा। गुजरात अंबाजी मार्बल जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गुजरात का जो अंबाजी मार्बल है ये गुजरात के बनासकाठा ज़िले में है। कहाँ पे है? बनासकाठा में। तो गुजरात के जो बनासकाठा में है अंबाजी मार्बल, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग मिलने से क्या होता है, मतलब यहाँ उत्कृष्ट श्रेणी का काफ़ी अच्छे जो है मार्बल संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं, तो इनको जीआई टैग मिला है। अंबाजी टेम्पल है, अंबाजी का जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी फेमस है, शक्तिपीठ का मंदिर है, तो वहीं पे ये मिला है, वहाँ मतलब वहीं का ये पत्थर है। तो अंबाजी टेम्पल के विषय में जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है। अंबाजी टेम्पल के विषय में कैसे क्या है, इसका निर्माण क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक, और साथ ही साथ जो है जीआई टैग के विषय में। तो किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिल जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है, तो उस प्रोडक्ट के प्रति, उस सामान के प्रति हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जब भौगोलिक रूप से उसको एक टैग मिल जाता है, तो जीआई टैग मिलने के ये फायदे हैं। उस विशेष उत्पाद को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो ये कुछ कुछ इसके लाभ हैं जीआई टैग के, जो आपसे आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि अंबाजी मार्बल जो है इसको जीआई टैग मिला है, तो ये गुजरात का है, और गुजरात का ये चौथा उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है और किन किन उत्पादों को गुजरात के जीआई टैग मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको करंट क्विज में करवा दूंगा। ठीक है, ये एक खबर इंपॉर्टेंट है आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से कि ईरान सीजेज ऑयल टैंकर इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो होर्मुज जल संधि कहाँ है? ठीक है, ईरान और किस देश के बीच में होर्मुज जल संधि है, और किस किस सागर को जोड़ रही होर्मुज जल संधि। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके मैपिंग का ये प्रश्न है। होर्मुज जल संधि के विषय में आपको पढ़ लेना चाहिए। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इसको मैं मतलब डिटेल में करवाऊँगा, लेकिन आज मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, होर्मुज जल संधि हमारा हो गया। हाँ, इसमें जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ए गुड बैलेंस, यहाँ कुल मिला के जो सरकार की मौद्रिक नीति है, जो मौद्रिक नीति है सरकार की या आरबीआई की, या महंगाई को कंट्रोल करने की जो नीति इस समय अपनाई गई है, उसकी बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, तारीफ़ की गई है, उसको अच्छा बताया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अच्छा क्यों है, कैसे है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टर्म कौन कौन से इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें 2-3 टर्म आए हैं, जैसे महंगाई को जो टारगेट करके नियम बनाया गया, तो उसमें जो रेंज निर्धारित किया गया सरकार द्वारा 2021 में एक रेंज निर्धारित किया गया था इन्फ्लेशन का कि 2 से 6% के बीच में, 2 से 6% कि हमारी जो मुद्रास्फीति की दर होगी वो 2 से 6% के बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यानी न्यूनतम 2% और अधिकतम 6%। लेकिन जो इसकी औसत मतलब दर होनी चाहिए, एक औसत जो बताया गया था वो 4%, यानी 4% को आइडियल स्थिति बताया गया था मुद्रास्फीति के मामले में। ठीक है, और ये 2021 में ये नीति लाई गई थी। तो ये नीति अभी समाप्त हो रही है, क्योंकि 5 साल के लिए लाई गई थी, तो ये 2026 मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला आर्टिकल कह रहा है कि हो सकता है कि सरकार, मतलब ये नीति इतनी अच्छी रही है कि सरकार इसको एक्सटेंड करे, इसी तरीके की नीति आगे बढ़ाए। दूसरी बात, इन्फ्लेशन में 2 टर्म यहाँ पे आया, हेडलाइन और कोर। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? हेडलाइन मुद्रास्फीति वो होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं सबका मूल्य मतलब मिलाकर के मुद्रास्फीति की माप की जाती है। मुद्रास्फीति की माप में जब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ लिया जाता है, शामिल किया जाता है, तो उसको हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं। और कोर मुद्रास्फीति में क्या, हेडलाइन और कोर में क्या डिफरेंस है? तो जब फ्यूल और फूड यानी भोजन और ईंधन, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है,
भोजन और ईंधन, ये आपके प्रीलिम्स का प्रश्न है, इसको ध्यान देकर समझ लीजिए। भोजन और ईंधन को मुद्रास्फीति की माप से बाहर कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। यहाँ पे फिलिप्स वक्र या फिलिप्स कर्व का जिक्र आया है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो फिलिप्स कर्व क्या है? ये फिलिप्स कर्व कहता है कि जब ग्रोथ बढ़ेगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है तो जॉब भी बढ़ती हैं, महंगाई भी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर कम होती है। ध्यान दीजिएगा, फिलिप्स वक्र के हिसाब से जब आर्थिक वृद्धि होगी, जॉब क्रिएट होगी, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बेरोजगारी की दर घटेगी। कैसे घटेगी? कि जब मतलब कह लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक जब ग्रोथ हो रही है तो कंपनियां क्या करेंगी, जब उनकी आर्थिक वृद्धि होगी तो और इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जब कंपनियां और इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जॉब के और अवसर पैदा होंगे, और जॉब के जब और अवसर पैदा होंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, और बेरोजगारी कम होगी तो लोगों के पास मुद्रा पर्याप्त हो जाएगी, और जब लोगों के पास मुद्रा पर्याप्त हो जाएगी तो खरीदारी ज़्यादा करेंगे, और जब वो खरीदारी ज़्यादा करेंगे तो वस्तुओं का दाम जो है, उनका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, और उनका जब प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो जॉब भी, लोगों के पास काम भी कम होंगे, क्योंकि कंपनियां निवेश कम करेंगी जब ग्रोथ कम होगा तो, और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये बड़ा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिए कि ग्रोथ बढ़ने पे जॉब बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ग्रोथ घटने पे जॉब कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है कि ये इतना मतलब अच्छी नीति थी 2-4-6 वाली, जो महंगाई दर आदर्श स्थिति 4% बताई गई थी। सरकार इसको एक्सटेंड करने पर अपनी सहमति दे सकती है। एक शब्द और इसमें आया है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्थिर हो, आर्थिक वृद्धि स्थिर हो और फिर भी महंगाई बढ़ रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब होती है कि जब ग्रोथ हमारी स्थिर हो, यानी हमारी ग्रोथ न बढ़ रही है न घट रही है, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ रही, तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। रेपो रेट आपने सुना ही होगा, तो जिस रेट पर बैंकों को धन देता आरबीआई उसको रेपो रेट कहते हैं, और जिस दर पर जो है बैंकों से धन वापस लेता है आरबीआई उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट अभी हाल ही में 5.25% जो है रेपो रेट निर्धारित की गई थी आरबीआई द्वारा। तो इसका मतलब हुआ कि इतनी दर पे वो बैंकों को क्या कर रहा है, मतलब ब्याज दे रहा, धन दे रहा है इतनी ब्याज पर। तो जब जिस रेट पर जो है बैंकों को धन देगा, अगर रेपो रेट जो है आरबीआई बढ़ाएगा तो बैंक भी क्या करेंगे, उसकी भरपाई करने के लिए अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगे, तो पब्लिक पे बोझ बढ़ेगा। लेकिन जब रेपो रेट कम होती है तो बैंक जो है अपनी दर को घटा देते हैं, बैंक भी, और फिर जो है पब्लिक पर भी बोझ या इंटरेस्ट कम पड़ता है। ठीक है, तो रेपो रेट जब बढ़ेगी, हाँ, बैंकों को मतलब जिस रेट पर बैंकों को धन देता है, तो रेपो रेट जब बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी जब बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो महंगाई भी घट जाएगी। ठीक है, और ग्रोथ कम हो जाएगी। लेकिन जब आरबीआई क्या करेगा, अपनी रेपो रेट घटा देगा, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई अपनी रेपो रेट घटा देगा तो इंटरेस्ट रेट भी घट जाएगा, ब्याज कम मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट भी जब घट जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई यानी मुद्रा की तरलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और मुद्रा की तरलता ज़्यादा होने पे क्या होता है, महंगाई घटती है। ठीक है, अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, महंगाई घट जाती है,
ग्रोथ घट जाती है। लेकिन जब ये रेपो रेट को घटा देता है, रेपो रेट को कम कर देता है, तब क्या होता है कि जो है इंटरेस्ट रेट भी घट जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और ग्रोथ जो है ये भी बढ़ जाती है रेपो रेट को कम करने से। तो ये कुछ टर्म हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी दिन मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आरबीआई ने मतलब इस आर्टिकल के हिसाब से जो एक आदर्श स्थिति है वो भी जैसे 2, 4, 6% महंगाई दर बताई गई है, 4% आदर्श बताई गई है, तो 4 से 6% के बीच में ही महंगाई दर होनी चाहिए। यही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसे ही अच्छा माना गया है या माना जाता है। ये भी एक आपकी जानकारी का क्वेश्चन है। अगर 2 से 4% के बीच में रहेगी महंगाई दर तो ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी कि ये एरो हमेशा इधर ही होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में। अगर इधर आता है, घट रहा है, तो इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो महंगाई की दर 2 से 6% के बीच में हो सकती है, 4% आदर्श स्थिति है, लेकिन 4 से 6 के बीच में रहना ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। और इसी से रिलेटेड जो है चक्रवर्ती कमेटी है, ये भी उसमें आई है। तो ये भी जान लीजिए कि चक्रवर्ती कमेटी जो है, चक्रवर्ती कमेटी या चक्रवर्ती समिति जो है, इसी मुद्रास्फीति से ही संबंधित है। और चक्रवर्ती कमेटी का गठन कब किया गया था, आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और एक आर्टिकल ये है, इसमें देखिए चर्चा में आया है। ये क्यों चर्चा में आया है कि अभी सरकार जो है एक ग्रेट निकोबार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने जो है सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि सरकार ने इस बात को माना है, सरकार ने इस बात को माना, इसका मैं बहुत संक्षिप्त वो करूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो सरकार ने इस बात को माना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के निर्माण से निकोबार, अंडमान निकोबार की या बुथानिया की खाड़ी वहाँ एक पड़ती है। क्या पड़ता है? बुथानिया की खाड़ी। आप मैप में देखिएगा बुथानिया की खाड़ी कहाँ है, ठीक है। तो बुथानिया की खाड़ी जो पड़ती है, बुथानिया की खाड़ी की बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो सकती है। बुथानिया की खाड़ी की बायोडाइवर्सिटी ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से प्रभावित हो सकती है, ऐसा सरकार ने माना है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये कुल 92,000 करोड़ का है, जिसमें 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2021 में किया जा चुका है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट और एनजीटी के सामने भी ये माना गया है कि इससे जो है वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ठीक है। जबकि सरकार पहले इस बात को नहीं मान रही थी। 2021 में जो है सरकार ने क्या किया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया था। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के गठन में स्पेशली क्या मेंशन किया था कि बुथानिया की खाड़ी इससे बाहर है, ठीक है। बुथानिया की खाड़ी इससे बाहर है, यानी सरकार जो है कागजी तौर पर इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि जैव विविधता के दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बुथानिया की खाड़ी संवेदनशील है, ठीक है। और अब सरकार जो है एनजीटी और हाई कोर्ट के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि बुथानिया की खाड़ी को जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से खतरा है, और मतलब उसको कम से कम नुकसान पहुँचे, ऐसा कोई मतलब प्रयत्न सरकार करेगी, ऐसा प्रयास सरकार करेगी, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो बुथानिया की खाड़ी में बार बार बोल रहा हूँ, ये गैलेथिया बे है, गैलेथिया की खाड़ी है, ठीक है। गैलेथिया की खाड़ी है, गैलेथिया की खाड़ी। तो गैलेथिया की खाड़ी क्यों महत्वपूर्ण है? तो गैलेथिया की खाड़ी जो है, द साइट ऑफ द पोर्ट एंड आल्सो द सेंटर पीस ऑफ प्रोजेक्ट हैड ओवर 20,000 लाइव कोरल कॉलोनीज। तो वहाँ पे मूंगे की चट्टानें जो है 20,000 से ज़्यादा हैं। 50 नेस्टिंग माउंट्स ऑफ एंडेमिक निकोबार मेगा पोर्ट,
ठीक है। तो निकोबार मेगापोड एक स्पेसीज है, ये जो है इसकी 50 नेस्टेज माउंड वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। आल्सो मेगापोड आल्सो ए शेड्यूल 1 स्पेसी एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वहाँ नेस्टिंग साइट ऑफ द जायंट लेदर बैक टर्टिल, वहाँ पे लेदर बैक टर्टिल भी पाया जाता है, ठीक है। चमड़े की पीठ वाला कछुआ भी वहाँ पाया जाता है, जो मतलब गैलिथिया की खाड़ी के बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो है सरकार ने, मतलब यहाँ राइटर क्वेश्चन कर रहा है, ये जो मतलब पंकज शेखसारिया जी हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट और एनजीटी के समक्ष इस बात को माना है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, किससे खतरा है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लाया ही क्यों गया, और जब लाया गया तो सरकार ने ये कैसे मतलब वो पास कर दिया एक्ट जो 2021 वाला है, उसमें सरकार ने ये कैसे मान लिया कि वहाँ पे ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL है, इसमें सरकार ने ये कैसे मान लिया कि गैलिथिया बे इससे बाहर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है, इसको हम आपको करंट में अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें करवा देंगे। और गैलिथिया बे इस तरीके से ओवरऑल निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि गैलिथिया बे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गैलिथिया बे हैज कोरल, मेगापोड नेस्ट एंड बीच इज यूज्ड फॉर नेस्टिंग बाय लेदरबैक टर्टल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सरकार को कुछ ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है मतलब उसके निर्माण से ये गैलिथिया बे की जैव विविधता कम से कम प्रभावित हो, गैलिथिया बे की पारिस्थितिकी कम से कम प्रभावित हो, ठीक है। क्योंकि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो जियोपॉलिटिकल दृष्टि महत्वपूर्ण है, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमको अपनी भू राजनीतिक स्थिति भी मजबूत करना है, हमको अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना है, और हमको अपनी पारिस्थितिकी और जैव विविधता का भी ध्यान रखना है। तो पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बीच में बैलेंस बनाते हुए ही हमको इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये पूरा ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू था। बाकी डिटेल डिस्कशन हम कल से करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट करके ज़रूरी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो है आगे इसको और बेहतर तरीके से हम डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।